दोस्तों एक साइंस का कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। एक पानी का ग्लास लीजिए, उसमें कुछ बूंदी जो है ऑयल की, आप तेल की डालिए। उसके बाद देखिए क्या होगा, वो जो तेल है वो ऊपर तैरने लगेगा। अब क्या करें इसका, ये आइडिया जो है ये बताया जा सकता है कि आखिरकार किस तरीके से अगर ऑयल स्पिल होता है तो उसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये डेंसिटी का एक डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। रिसेंटली क्या हुआ है, खर्ग आइलैंड जो कि ईरान के नजदीक है, ईरान के पास में है, वहां पर सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ऑयल स्पिल होना शुरू हो गया है। लगभग 3000 बैरल ऑयल कितना होता है, 159 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बैरल के अंदर 159 लीटर्स होते हैं। अगर आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 3000 को आप उससे बैरल जो है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। खर्ग आइलैंड जिसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ था, अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को वहां पर ऑनबोर्ड किया था, लगभग 5000 सोल्जर्स को, और इसके साथ में बॉम्बार्डिंग भी वहां पर की गई थी। आज वहां पर तेल रिसाव हो रहा है। वहां की जो वहां की जो ऑयल की लाइंस हैं, है ना, पाइपलाइंस हैं, वो पूरी तरीके से फट चुकी हैं और इतना ज्यादा तेल जो है बिखर चुका है कि उसके पूरे आइलैंड के चारों तरफ ऑयल स्पिल हो रहा है। बड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो सामने आई हैं और ये इमेजेस रिवील करती हैं कि मैसिव ऑयल स्पिल नियर आइलैंड, ईरान का खर्ग आइलैंड जो है वहां पर हुआ है। और ये क्यों हुआ है, हॉर्मुज की टेंशन के कारण। अब देखिए यहां पर दो पक्ष हैं, दो पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। यूएस स्ट्राइक्स टारगेट मिलिट्री साइट्स ऑन ईरान खर्ग आइलैंड। पहले तो यूएसए ने इसको टारगेट किया और वहां पर अपने मिलिट्री को डिप्लॉयड किया। इसके साथ में बॉम्बार्डिंग वहां पर की गई। तो टारगेट किया गया किसको, बॉम्ब्स जो है वहां पर खर्ग आइलैंड के ऊपर। अब ईरान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, मतलब जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनसे पूछा, उन्होंने जो है अपनी कुछ रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन जो है उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन यूएसए जो बॉम्बार्डिंग वहां पर कर रहा है, इसका क्या, इसका कौन जवाबदेह है, कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो टोटली यहां पर पूरा क्या है, एवरी मिलिट्री टारगेट ट्रंप आफ्टर यूएस मिलिट्री बॉम्ब्स ईरान खर्ग आइलैंड। तो यहां पर क्या हुआ है, बॉम्ब जो है वो गिराए जा रहे हैं। और ऊपर से बात यह भी है कि पूरी जिम्मेदारी ईरान को दे दी गई कि आपके कारण ऐसा हुआ है। यूएसए के बारे में कोई नहीं कह रहा, सारी यूरोपियन कंट्रीज ये कह रही हैं कि भाई ईरान ने वहां पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया पाइपलाइन के अंदर। कोई ये नहीं कह रहा कि यूएसए ने वहां पे बॉम्ब्स गिराए, इस कारण ऐसा हुआ। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज, आज एक सेशन और अपलोड होने वाला है इस चीज को लेकर कि आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न है पोर्नोग्राफिक कंटेंट। आप लोग मानेंगे नहीं, आप देखेंगे कि हर घर के अंदर से एक युवा आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस करता हुआ मिल जाएगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको परेशान करना चाहता हूं या कोई गलत ये ट्रुथ है। आप ये मान के चलिए कि भारत के अंदर इसका जो एक्सेस है वो इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है कि हमारे यूथ को मिसगाइड कर रहा है। इससे टेंशन, हाइपर टेंशन, स्ट्रेस लेवल जो है काफी हद तक बढ़ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लेके आया हूं, 50 डेज का हार्ड चैलेंज। वो चैलेंज बस ये मान के चलिए कि शुरू ही होने वाला है। आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको स्टडी ग्लोस की ऐप पर वो मिल जाएगा। और हमारा जो चैलेंज है उसको आप 22 तारीख से एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस साथ में चलेंगी, आप जरूर उसको क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। तो ए लार्ज ऑयल स्लिक हैज बीन डिटेक्टेड नियर ईरान खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड के पास में ऐसा हुआ है और क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट हब है खर्ग आइलैंड, वहां से ऑयल स्पिल होना शुरू हो गया है। ये घटना जो है वो 6 मई और 8 मई की है। लेकिन आखिरकार ऐसा पता कैसे लगा, रिसेंटली क्या हुआ कि यूरोपियन एक सैटेलाइट है और यूरोपियन सैटेलाइट ने उसको इमेज को कैप्चर किया। खर्ग आइलैंड को आप लोग देखेंगे कि ईरान के बिल्कुल नजदीक खर्ग आइलैंड यहां पर स्थित है। छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ईरान का लगभग 90% जो ऑयल है वो यहीं से क्या होता है, मेनली एक्सपोर्ट होता है और यहीं पर जो है प्रोडक्शन भी होता है। पर्शियन गल्फ के अंदर बहुत सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्रॉस करते हुए यहां पर पहुंचते हैं, ऑयल को फिल किया और यहां से रवाना हो जाते हैं। इसके साथ में ही यूएई, कई ऐसे देश हैं, कतर वगैरह, वो भी यहां से अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से यहां से रवाना हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि खर्ग आइलैंड पर बहुत सारे ऑयल के डिपो बने हुए हैं, स्टोरेज टैंक्स बने हुए हैं। साथ ही के अंदर यहां पर ऑयल को फिल करने के लिए स्टेशंस बनाए गए हैं जहां पर जहाज आकर रुकता है और जहाज के अंदर ऑयल फिल किया जाता है और वो यहां से रवाना हो जाता है। तो खर्ग आइलैंड जो है पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कमर्शलाइज किया हुआ है ईरान के द्वारा।
और ईरान इसकी बदौलत अपने देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी डेवलप करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक ऑयल एक्सपोर्टिंग हब जो है बनाया हुआ है। जहाज को तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई जहाज यहां पर ऑयल लेने के लिए आता है तो उसके अंदर कई सारे कंटेनर्स रहते हैं जिनके अंदर ऑयल को फिल किया जाता है। वो उस स्टेशन के पास में आकर लगता है और वहां से ऑयल को फिल कर दिया जाता है। फिर ये जहाज जो है रवाना होता है और समंदर की दूरियों को तय करते हुए ये अलग अलग देशों के अंदर जाकर पहुंचता है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि यूरोप का एक सैटेलाइट है, यूरोपियन सैटेलाइट यूरोपियन यूनियन का है, जिसमें लगभग 28 देशों ने मिलकर इस सैटेलाइट को आसमान के अंदर छोड़ा। इसको हम लोग कहते हैं ईओएस, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स, ईओएस इसको कहा जाता है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसको सेट करते हैं ताकि जो अर्थ के रिसोर्सेज है, मिनरल्स हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा सके। और इसी कड़ी के अंदर ये जो सैटेलाइट जब ऊपर तैर रहा था आसमान के अंदर, इसकी नजर जो है वो नीचे पड़ती है जमीन पर, खर्ग आइलैंड के ऊपर, और खर्ग आइलैंड के चारों तरफ एक ऑयल स्पिल जो है उसको दिखाई पड़ता है। जैसे ही इमेज कैप्चर होती है, यूरोपियन यूनियन ने इसको रिलीज कर दिया। अब बात यह है कि आखिरकार इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, पॉसिबिलिटी तो यही है कि मेंटेनेंस नहीं हो पाई, है ना। पहली यानी कि प्रथम दृष्टया तो यही देखने को मिल रहा है कि वहां की जो पाइपलाइंस थी, एक्चुअली में क्या है, इसी आइलैंड के ऊपर नदर्न साइड से लेकर सदर्न साइड जो है यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई गई थी। वो पाइपलाइन डैमेज हुई और डैमेज होने के बाद वहां से ऑयल स्पिल हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आग जो है वो जल रही है। इसका मीन्स ये है कि ऑयल को नीचे से निकालने के लिए उस ऑयल के ऊपर एक गैस रहती है, उस गैस को पहले रिलीज किया जाता है, उसके बाद में ही ऑयल जो है नीचे से निकलता है। जैसे आप देखिए मुंबई हाई वगैरह, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह जहां से ऑयल निकालती है तो पहले ऊपर आग जलती है। वो आग क्यों जली? क्योंकि गैसेस ऊपर है, गैसेस हल्की होती है, उनकी डेंसिटी काफी कम होती है, इसलिए वो ऊपर रहती है, और ऑयल की डेंसिटी नीचे रहती है। तो पहले गैसेस को बाहर निकालना पड़ता है, उसको बर्न करना पड़ता है एक्स्ट्रा गैसेस को, और फिर जो है वो ऑयल बाहर निकलता है। ऐसा यहां पर भी होता है। यहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने वाली एक पाइपलाइन है जिसके अंदर डैमेज हुआ और वो कमी बताई जा रही थी मेंटेनेंस की। यूरोपियन यूनियन जो है यही कह रहा है कि मेंटेनेंस जो है ईरान नहीं कर पाया। आप मुझे बताइए कि अगर आप बीमार पड़े हुए हैं और आपको ये कहा जाए कि आपकी उठने की हिम्मत नहीं है, और आपको ये कहा जाए कि आपको एक मैदान के अंदर जाकर ओलंपिक की दौड़ दौड़नी है, तो आप क्या दौड़ लेंगे? क्या उस रेस के अंदर हिस्सा लेंगे? नहीं ले पाएंगे ना आप, क्योंकि बीमार पड़े हैं आप, और ऊपर से ओलंपिक और आ गया। ईरान अभी खुद के देश को बचाने में लगा हुआ है, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन, वो आज ईरान को ये कह रहे हैं कि तुमने मेंटेनेंस नहीं किया। अरे बेवकूफो, आप ये कहिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका जब बॉम्बार्डिंग कर रहा होगा तो क्या उससे डैमेज नहीं हो सकता है? अमेरिका ने भर भर कर यहां पर बॉम्ब गिराए हैं। 5,000 जो अमेरिकन ट्रूप्स है वो यहां पर तैनात है, और फिर भी जिम्मेदारी किसकी? ईरान की है कि आपने पाइपलाइन की मेंटेनेंस नहीं की। भाई वो पाइपलाइन के वहां पे बोल्ट कसने के लिए आएगा या फिर अपने देश के नागरिकों को बचाएगा? बताइए, अपने देश के राष्ट्र अध्यक्ष अयातुल्लाह खमेनी को नहीं बचा पाया तो ये पाइपलाइन ठीक करने के लिए आएंगे? समझ रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा डैमेज जो किया गया है वो यूएसए के द्वारा ही किया गया है। ईरान के ऊपर इसका कोई जिम्मेदारी जो है वो अब नहीं बनती है ना। हाँ, ईरान की कंडीशन नॉर्मलाइज होंगी तो बनती ही है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि खर्ग आइलैंड हैंडल्स नियरली 90% ऑफ ईरान एक्सपोर्ट, और मेनली क्या होता है कि चाइना को यहां से क्या होता है, ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब 3000 बैरल ऑयल जो है यहां से स्पिल हो गया, और 3000 बैरल का मींस कितना है? को 3000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 159 से, इतना लीटर ऑयल जो है वहां पर बह गया है। ठीक है, और चाइना के अंदर सबसे ज्यादा यहां पर क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैव कम अंडर रिपीटेड स्ट्रेन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब पूरी तरीके से जब यूएस ने यहां पर अटैक करना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया, तो ऐसे एरियाज जो है वो तो डैमेज होने ही थे। अब ऑयल स्पिल होने से क्या प्रॉब्लम हुई? जैसे वहां पर ऑयल फैला तो आप देख सकते हैं कि समंदर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एक पक्षी जो है वो ऊपर से आया है, उसको मछली खानी होगी, फिश खानी होगी, जैसे डुबकी लगाया, उसको क्या पता अंदर तेल है। मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि आपको मैं एक दिन जो है वो पानी के बजाय तेल से नहलाता हूं, तो आप क्या नहा लेंगे? क्या एक दिन नहा लेंगे, 2 दिन नहा लेंगे, लेकिन रोजाना नहीं नहा पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपके सांस के साथ में ऑयल जाएगा, आपके यानी कि जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उसमें सब में तेल भर जाएगा। इस कछुए को आप देखिए कितना परेशान हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे समुद्री जीव हैं, मरीन जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितना परेशान हो रहे होंगे। तो जब भी ऑयल स्पिल होता है तो मरीन जो लाइफ है वो तो डैमेज होती ही है, साथ ही के अंदर जो मिनरल वाटर प्लांट्स वगैरह कुछ होते हैं जो कि उस पानी के आधार पर चलते हैं, तो वो सारा सारा डैमेज होता है।
इन सबको प्रॉब्लम होती है। देख सकते हैं कितनी मछलियां जो है वो मर जाती है। अब इसका एक साइंटिफिक सॉल्यूशन निकल कर आता है। मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल बताया था कि अगर एक ग्लास के अंदर पानी डाला जाए, उसमें ऑयल डाल दिया जाए, ऑयल की बूंदें, तो वो ऑयल की बूंदें ऊपर तैरने लगेंगी, तो आप इजीली अलग कर सकते हैं। और वैसे ही अलग करने के मेथड को ऑयल जिपिंग कहा जाता है। ऑयल जिपिंग क्या होती है कि एक बड़ा सारा एक जिप होती है, उस जिप के अंदर, मतलब देखिए दोनों तरफ से जहाजों ने बांधा हुआ है, इस जहाज ने जो है इसको यहां से पकड़ा हुआ है, इसने इसको यहां से पकड़ा हुआ है, दोनों घूमकर आए होंगे और जहां पर तेल फैला हुआ है उसके चारों तरफ उसने इसको घेर लिया होगा, यहां पे लगाया होगा पाइप और पूरा का पूरा ऑयल बाहर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑयल को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और जैसे वो, क्योंकि ऊपर तो तैर ही रहा है और जैसे इकट्ठा हो रहा है उसके बाद में, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि तेल खाने से हमारा लीवर वगैरह डैमेज होता है, खराब होता है। लिमिटेड में ही खाना चाहिए और अच्छा तेल खाना चाहिए। खाएं तो अच्छा तेल खाएं। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पचता ही नहीं है, वो ऊपर की ओर तैरता रहता है। तो कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग हर किसी डेटा को एक दूसरे से। तो बात यह है कि यहां पर ऑयल जिपर्स जो है वो लगाए जाते हैं ताकि यहां पर सफाई हो सके। अब एक्चुअली में क्या है कि नया इन्वेंशन भी हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी तैयार किया गया, जो कि क्या करते हैं, उस ऑयल को खा जाते हैं और जैसे ही वो ऑयल को खा जाते हैं, ईट कर लेते हैं, तो वो CO2 और H2O, ये दो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको रिलीज करते हैं और वो इजीली क्या हो जाता है, पानी में जाकर घुल जाता है या वातावरण में फैल जाता है। इससे इसको कहते हैं कि ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑयल जिपर्स इसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, नया मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि खर्ग जो आइलैंड है वहां पर तेल फैल चुका है और जिम्मेदारी दे दी गई है ईरान को कि ईरान के कारण ऐसा हुआ है। ईरान ने मेंटेनेंस नहीं की पाइपलाइन की, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि यूएसए जिस तरीके से वहां पर बॉम्बार्डिंग कर रहा है ये तो होना ही था। अब ये जो एनवायरमेंट का जो ठीकरा है वो यूएसए के ऊपर फोड़ना चाहिए कि भाई जब वो अटैक करे तो वो ये क्यों नहीं देखता है कि एनवायरमेंटल कितना हजार्ड होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, उसको केवल अपने मुनाफे से मतलब है। उसको उसके डिफेंस इक्विपमेंट बिकने चाहिए, उसके जेब में पैसा जाना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि एनवायरमेंट के अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए उसने कॉप जो 21 था उससे भी विड्रॉ कर लिया, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे भी विड्रॉ कर लिया उसने। तो अगर वो क्लाइमेट को बचाना ही चाहता था तो उसको करना चाहिए था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को और आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसने विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एनवायरमेंट का जो ढिंडोरा है ये केवल उन देशों के लिए है जो कि विकासशील देश हैं उनके लिए है, या फिर अल्प विकसित देश हैं, अंडर डेवलप हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए है। जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उनको मतलब नहीं है कि तुम एनवायरमेंट की रक्षा करने की जिम्मेदारी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि नियम कायदे कानून गरीब इंसान के लिए हैं, अमीर इंसान के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। वो जो जिस राह पर चल रहा है वो राह बिल्कुल सही है। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, जल्दी हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाइए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि भारत के अंदर जो डेटा बता रहे हैं, जिस तरीके से एक्सेस किया जा रहा है वो बड़ा खतरनाक है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर नया चैलेंज ज्वाइन करना है तो 50 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोग 22 मई से लाइव क्लास शुरू हो रही है। आप लोग ज्वाइन कर लेना। आज से ही आप ऐप पर जाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।